जी संजय जी, ऑल योर्स। थैंक यू। थैंक यू सुजय, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हेलो की सर। कृपा। हेलो हेलो सुजय जी, ईश्वर की कृपा एक साथ और ये सुंदर प्रोग्राम के माध्यम से आज सोबर हूँ, खुश हूँ, एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मैं मेरी सोब्राइटी डेट जो है वो है 1 सितंबर 1995 और आने वाले September 1 को अगर मैं सोबर रहा तो मैं बस 30 साल कंप्लीट कर लूंगा। और मुझे बताया गया था कि होम ग्रुप मुझे बता एक्चुअली थिंग इज कि आई वाज द फर्स्ट मेंबर टू गेट सोबर इन भोपाल। तो एक ग्रुप तब शुरू हुआ तो उसका होम मेंबर था मैं, फिर एक ग्रुप हमने फिर शुरू किया तो उसका भी मैं, वो मेरा होम ग्रुप हो गया। उसके बाद एक फाइनल ग्रुप बना तो वो भी हम लोगों ने मिलकर शुरू किया तो वहां मैं जाने लगा। तो ऐसा सच मैं किसी भी ग्रुप को वंचित नहीं रखना चाहूंगा ये बोल के कि ये ग्रुप का मैं होम ग्रुप का मैं, ये मेरा होम ग्रुप है। ऑल भोपाल ग्रुप्स आर माय होम ग्रुप्स एंड तो मेरा बड़ा ग्रैटिट्यूड है सारे ग्रुप्स का, बिकॉज जिन ग्रुपों में मैंने शेयरिंग करी है, हालांकि मैं एक पर्सनल ऑनलाइन ग्रुप भी हमारा है और वहाँ पे वी हैव वन ऑफ द बेस्ट पीपल, बेस्ट ह्यूमन बींग्स ऑन द प्लानट। ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनने मेरी जिंदगी को 4 चांद लगाए हैं। तो ये सभी लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड है और सबसे डीप ग्रैटिट्यूड है सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप का। फ्रॉम लास्ट 4 3 4 5 ईयर्स मैं देख रहा हूँ दे विल कंटिन्यूसली गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मेरे को देते रहे सर्विस करने की। और बहुत तहे दिल से मैं सभी भाइयों का जो यहाँ बैठे हैं सभी का स्वागत भी करता हूँ और थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दे रहे हो आप लोग। और स्पेशल थैंक्स टू सुधीर भाई, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर, हमेशा रहे, उनका हाथ सिर पे है, बहुत खुशी है। एक दिन निकल जाता है। तो ये इस तरह से दोस्तों ये कुछ सिलसिला चल रहा है और ये कुछ ईश्वरीय है, इसमें मेरे हाथ कुछ नहीं। तो इस डीप ग्रैटिट्यूड के साथ मैं अपनी आज का थर्ड स्टेप है, आई होप आई विल जस्टिफाई। शुरू करने के पहले ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और मैं हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरे मुंह से वो बुलवा देना ताकि वो जो लोग सुनने आए उनको वो सुनने मिले, और वही नहीं उनको वो भी सुनने मिल जाए जो मैं नहीं बोल पाया। तो इस प्रार्थना के साथ मैं इस ग्रुप को इस मीटिंग को शुरू करता हूँ, इस शेयरिंग को शुरू करता हूँ। दोस्तों अभी तक हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 पे कुछ बहुत ही रिमार्केबल शेयरिंग सुनी। कल मैं जरूर प्रेजेंट था स्टेप 2 पे, अनफॉर्चुनेटली स्टेप 1 पे नहीं था। एक छोटा सा बैकग्राउंड बना देते। स्टेप 1 बेसिकली मैं जब ए में आया था तो मेरा प्रॉब्लम था अल्कोहल। मेरा प्रॉब्लम अल्कोहलिज्म नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं जब ए में आया था तो मेरा सिर्फ प्रॉब्लम अल्कोहल था और मेरे को लगता था कि मैं, क्योंकि लोग बोलते थे कि मैं ज्यादा पीता हूँ, हालांकि वो मैं तब भी इस बात को नहीं मानता था क्योंकि मेरा माइंड यही सोचता था कि मैं सीमित मात्रा में शराब को पी सकता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं ज्यादा पीता हूँ। ड्रंकननेस वाज नॉट आई, बट स्टिल व्हेन आई केम टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जब मैं आया तो वो ड्रंकननेस मेरा इश्यू था। और यहाँ आने के बाद आप जैसे भाइयों के बीच में मैंने बैठना शुरू किया और मैं कुछ वो चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ कि मैं पहले दिन से ही सोबर होता था। शराब से तो दूरी मेरी पहले दिन से ही हो गई थी। और उसके बाद मेरे जीवन में स्पॉन्सर आए और उनने मेरे को ये प्रोग्राम देना शुरू करा दोस्तों। तो इस प्रोग्राम में आने के बाद ये जब किताब मेरे हाथ में आई ना तो मुझे एक्चुअली क्या तब पता चला ना, तो बुक इज डिवाइडेड इनटू, ये बुक जो ना 3 भागों में डिवाइडेड है। ये पहले आपको प्रॉब्लम बताती है, फिर ये आपको सोल्यूशन बताती है और फिर ये सोल्यूशन तक पहुंच के जीने का रास्ता बताती है। और मैं अपना प्रॉब्लम नहीं जानता था, मैं अपना प्रॉब्लम मिस डायग्नोस करके बैठा हुआ था। मेरा प्रॉब्लम ये था कि शराब से दूरी बनी रहेगी, सब कुछ खूबसूरत रहेगा, इसके बाद मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ देखा था, मैं कुछ पीरियड के बाद तो शराब से दूरी तो मेरी जरूर बनी थी, लेकिन मेरी कंडीशन शराब पीने के वक्त से भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। तो जब ये किताब मेरे सामने आई तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत खूबसूरती से मुझे मालूम है हमारे स्पीकर ने कवर किया होगा, खाली मैं ऊपर का ग्लिम्स ले रहा हूँ। तो मुझे पता चला ये 3 प्रकार से मुझे अफेक्ट कर रही है। मुझे एक बीमारी है, ये बीमारी के रूप में है। मैं जो पी रहा हूँ ना, मैं किसी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं पी रहा हूँ, मैं किसी सोशल ड्रिंकर या हार्ड ड्रिंकर की तरह नहीं पी रहा हूँ। मैं एक बीमारी के अंतर्गत इस शराब को पी रहा हूँ क्योंकि ये शराबपन की, एक शराबीपन की बीमारी है जिसकी वजह से मैं ये शराब को पी रहा हूँ। ये उसका लक्षण है शराब पीना और मैं उसकी वजह से इसको पी रहा हूँ। और ये
रिलैप्सिंग बीमारी है, मतलब ये है कि अगर मैं उसके सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा तो मैं फिर शराब पीऊंगा। ये उसका घातक पार्ट है। और ये बीमारी 3 प्रकार से मुझे अफेक्ट कर रही थी। एक तो था मैं फिजिकली, कि शराब का एक घूंट डालते ही शराब का एक एबनॉर्मल रिएक्शन मेरे शरीर में पैदा होता है। मैं तो लोगों की तरह नहीं पी सकता। लोग जो पीते हैं उन लोग तो आसानी से पी के बंद कर देते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक भीतर एक एबनॉर्मल रिएक्शन पैदा होता है जिसको हम एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी ट्रिगर होती है और एक क्रेविंग चालू हो जाती है, और मैं शराब की मात्रा पे कंट्रोल नहीं कर पाता। यहीं तक छोड़ूंगा इसको, फिजिकल पार्ट को, इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो ये एक मेरा एबनॉर्मल रिएक्शन है जो नॉर्मल पीने वालों के लाइफ में नहीं होता। इसके अलावा एक माइंड है जिसको शराब के प्रति इतना आकर्षण है, और वो सही और गलत का डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंस क्या है सही और गलत का, वो नहीं कर पाता। मेरा दिमाग जो सही है उसको सच, जो सच है उसको झूठ लगता है, और जो झूठ है उसको सच सही लगने लगता है। तो सही गलत का एहसास मुझे नहीं होता। क्या सही है क्या गलत है मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों, क्योंकि ये मेरे ये इसका मेंटल एस्पेक्ट है। और किसी वजह से अगर मैं को सपोज किसी कारण से सही पता भी चल जाए कि सही क्या है, जैसे मुझे मालूम था कि शराब पीने से मेरा बीपी हाई रहने लगा है, शराब पीने से ही तो मेरे को डॉक्टर लोग ये वार्निंग दे रहे हैं, शराब पीने से ही मेरा बिजनेस अब कोलैप्स होने लगा, ये कुछ कुछ चीजें मुझे मालूम पड़ने लगी थी। बट जो सबसे घातक पार्ट है, जो इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जिसको कहते हैं कि लैक ऑफ पावर, मेरे पास शराब से दूरी बनाने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ जाके मैं, वो कहते हैं ना, हमारा स्टेप 1 है कि मैं आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल। और इसी वजह से ये मेरी सारी अनमैनेजेबिलिटी है मेरे जीवन की, क्योंकि आई डोंट हैव द पावर। तो स्वाभाविक तौर है अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मुझे मेरा सोल्यूशन क्या है। अगर मेरा प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा ना, ये आपको प्रॉब्लम डिफाइन करता है, तो जब मुझे एग्जैक्टली ये मेरा प्रॉब्लम मालूम पड़ा तो मेरे को समझ में आया कि मुझे एक पावर की जरूरत होगी जो मेरे से बड़ी हो, जो मुझसे बड़ी शक्ति होगी। जहां हमारा स्टेप 2 आता है। बट स्टेप 1 करते करते मैं आई वॉज विलिंग टू चेंज, मैं एक्सेप्ट करने लगा था। मैंने ये स्वीकार कर लिया था अंतर मन में कि मैं शराबी हूं और इससे जीत नहीं पाऊंगा। तो उस डेस्परेशन में मेरी विलिंगनेस आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि शरीर मेरे को ऐसा मिला था जो मुझे चैन से पीने नहीं देता था, और दिमाग ऐसा मिला था जो चैन से मुझे शराब से दूरी बनाने नहीं दे रहा था। और इस दोनों के बीच में मैं कंप्लीटली पावरलेस था, क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं था। तो मेरा सोल्यूशन ये था कि मुझसे कोई बड़ी शक्ति जब आएगी मेरे जीवन में, जब वो काम करने लगेगी, तो मैं इससे दूरी बना पाऊंगा। ये मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब से भी और आप लोगों से पता चला। दोस्तों, ये दो जो स्टेप्स हैं हमारे, स्टेप 1 और स्टेप 2, तो मुझे सिर्फ इस बात को स्वीकार मानना था कि ये बड़ी शक्ति करेगी। अगर मैं मानने के लिए तैयार हो जाता, मानने को तैयार हो जाता हूं कि ये आध्यात्मिक अनुभव होने से मेरा मानसिक सुधार हो जाएगा, कोई बड़ी शक्ति अगर मेरे जीवन में काम करेगी तो मेरा मानसिक सुधार हो जाएगा, वो कर सकती है मेरे जीवन में, गॉड कैन मेक क्रिएट दैट चेंज। अगर मैं इस मानने को तैयार हूं या मानने को इच्छुक भी हूं, तो कहते हैं हमारे यहाँ पे हमने स्टेप 2 ले लिया है। तो स्टेप 1 वाज द फाउंडेशन, जिसके भीतर से ये स्टेप 2, ये मानने से ये मेरी बिलीफ बनना शुरू हुई, और उसके सामने ये रखा गया था ये कॉर्नरस्टोन स्टेप 2 का। अब दोस्ती स्वाभाविक है, ये बात स्वाभाविक है कि अगर मैं इसको भी अच्छे से जानता हूँ और मैं विलिंग हो गया हूँ किस चेंज को लाने के लिए, कि मैं मान गया हूँ इस बात को कि मैं अपने ताकत से अपनी शराब से दूरी नहीं बना सकता, और मेरी जिंदगी कंप्लीटली अस्त हो गई है, और मैं इस बात को भी अगर ये मानने लगा हूँ कि मैं मुझसे बड़ी शक्ति मेरे अंदर ये बदलाव ला सकती है, मतलब कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी, मेरा मानसिक सुधार कर सकती है। तो ये जो तीसरा कदम जो बोलता है, उसका डिसीजन जो है कि हमने निर्णय लिया, ये डिसीजन स्वाभाविक हो जाता है।
ये अपने आप ही ये डिसीजन बनना शुरू हो जाता है कि अब मैं अपनी विल और लाइफ ईश्वर के हाथ में सरेंडर कर दूं। तो दोस्तों ये स्टेप 1 और स्टेप 2 था ना, तो ये एक टाइप का टर्निंग पॉइंट आ गया मेरी लाइफ में। जब मैं इस बात से कन्विंस हो गया था इस स्टेप 1 स्टेप 2 से, तो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता है? टर्निंग पॉइंट एक ये चीज होती है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं, आप उसको वहां दो चीजें होती है उसमें, एक कि आप उस उधर जाना रोक देंगे अब, और एक आप नई दिशा की तरफ आप जाएंगे। उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक पहाड़ पे आपकी गाड़ी जा रही है और बिल्कुल एकदम एंड पे पहुंच गई, आपको माने में आपने और गाड़ी आगे चलाई, नीचे खाई में गिरेगी, तो आपको अब आगे नहीं जाना है और उसको बाद मुड़ना है। तो दैट इज टर्निंग। तो स्टेप 3 जब मेरे सामने आया था कि वी मेड अ डिसीजन टू टर्न अवर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, इसके दो एस्पेक्ट है। वी मेड अ डिसीजन 1 जो मैंने अभी बताया, जो स्वाभाविक तौर पे अब ये डिसीजन बनने लगा था, एंड सेकंड पार्ट इज टर्निंग माई लाइफ एंड विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। शुरुआत में तो मुझे ये लगने लगा था कि अब तो जिंदगी पूरी सरेंडर हो जाती है इसमें। दोस्तों ये डिसीजन जो वर्ड है उसके पीछे भी बड़ी प्यारी कंट्रोवर्सी है कि बिल डब्ल्यू को बोला था कि तुम्हें ये सरेंडर वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहा है इसमें, जबकि ये सरेंडर का स्टेप है। तो उसने बोला सरेंडर वर्ड एक रिलीजियस वर्ड है, लोग इसको अलग तरीके से ले सकते हैं, और मैं भी उसको अलग तरीके से ले रहा था। जब मैंने इस लाइन को पढ़ा था, ये बेसिकली स्टेप 3 का टाइटल है। बिल ने इसके ऊपर फिर पेजेस आफ्टर पेजेस लिखे हैं समझाने के लिए कि स्टेप 3 है क्या। बट इस और हम जब ये हमारे जो दीवारों पे ये जब 12 कदम लिखे होते हैं, हम जब उनको पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ये स्टेप 3 मतलब टर्निंग माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, है ना। वी मेड अ डिसीजन, अब मैंने निर्णय ले लिया, अब ईश्वर मेरा असिस्टेंट बन गया, सारे काम करके दे देगा। मेरे को भी यही लगता था दोस्तों। बट जब मैंने किताब को हाथ में लिया तो पता चला मेरे को एग्जैक्टली कि ये डिसीजन वो डिसीजन अंडरस्टैंडिंग का नहीं है जो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है। ये डिसीजन एक्शन का डिसीजन है। मतलब ये डिसीजन ये है कि अब मैं आगे फुलफिलमेंट का डिसीजन है, ये मैं कि आगे के कदम पूरे करूंगा, आगे के जो बताए गए एक्शन से मैं वो लेना शुरू करूंगा, ये वो डिसीजन। और दोस्तों जब मैं ये डिसीजन लेता हूं तो मतलब ये मैं मानना शुरू कर देता हूं कि मैं आगे के एक्शन लूंगा। इसलिए आप देखिएगा जब आप आगे के एक्शन में लेंगे तो आपका ये डिसीजन हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे सुधीर भाई ने कहा ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों स्टेप इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये डिसीजन मेरे 4, 5, 6, 7, 8, 9 में रिफ्लेक्ट होगा। और दोस्तों जब मेरा स्टेप 9 तक पहुंच जाता हूं तब जाके मेरा थर्ड स्टेप का कंप्लीशन होता है। थर्ड स्टेप का कंप्लीशन ना ही इस प्रेयर से होता है, और थर्ड स्टेप का कंप्लीशन ना ही डिसीजन से हो सकता है। ईश्वर की प्रार्थना करना तो सिर्फ शुरुआत है। ईश्वर की जब भी बात की गई है बिग बुक में, वो सिर्फ शुरुआत है। और इन आप किसी भी पोथी को उठा के पढ़ लीजिए, जब भी ईश्वर की बात करी जाएगी वो एक बिगिनिंग होगी। तो वो प्रार्थना सिर्फ एक शुरुआत है। फिर उसके बाद मैं जब वो एक्शन आगे के लेता हूं तब मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। ये बात मुझे मोटे मोटे रूप में अब ये समझ में धीरे धीरे आने लगी थी दोस्तों, कि अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूं तो मतलब ये कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानने को तैयार हो गया हूं कि मैं आगे के सारे स्टेप्स अब लेने को तैयार हूं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है दोस्तों? ये किताब जो बोलती है, जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो आता है मेरी सेल्फ विल, यानी मुझे अब ईश्वर नहीं बनना। सेल्फ विल। तो सेल्फ विल किस चीज से बनती है मैं भी बताऊंगा। सेल्फ विल बेसिकली हमारी प्रवृत्तियों से बनती है ना। वो बिग बुक में दिखाया गया है कि ही इज लाइक एन एक्टर, कि वो एक एक्टर की एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों हुआ था? क्योंकि शराबी एक बेसिकली ही इज अ मैन ऑफ केओस, उसको बोलते हैं ना। उसको जब तक दे धड़ा धड़म ये वो नहीं हो, उसको मजा नहीं आती। आप देखिएगा उसको, जहाँ बहुत आवाजें चल रही होंगी, टेंशन चल रहा होगा, ये सब चल रहा होगा, नॉर्मल आदमी वहां पे अपना आपको काट के चल रहा होगा, शराबी वहां पे ब्लूम करता है और थ्राइव करता है, वहां वो मजे लेता है उस लाइफ के। तो ही इज अ मैन ऑफ केओस, और वो इसी सेल्फ विल की वजह से वो अपने डिसीजंस लेता है।
वो जैसा सोचना चाहता है वैसा सोचता है, वो जैसा डिसाइड करना चाहता है वैसा डिसाइड करता है, और वो जैसे एक्शन लेना चाहता है वो एक्शन लेता है, एंड दिस क्रिएट्स chaos। वो देखिए, एक बहुत अच्छे बॉम्बे के मेंबर इसका उदाहरण देते हैं कि एक वन वे स्ट्रीट है। अब इसने अपना डिसीजन माइंड बनाया कि यार मेरे को जल्दी पहुंचना है तो मैं यहाँ से निकालूंगा गाड़ी वन वे। अब गाड़ियां वहां से आ सकती हैं, यहाँ से जा नहीं सकती, लेकिन ये गाड़ी मैं यहीं से निकालूंगा। तो इसने ये माइंड भी बना लिया, फिर अपने हिसाब से डिसीजन भी ले लिया, और फिर उसने गाड़ी अंदर डाल दी वन वे में। ये सेल्फ विल की जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल एक्सैक्ट मैं बता रहा हूँ। ये शेयरिंग मैंने उस ओल्ड टाइमर की तकरीबन 15 या 16 साल पहले सुनी थी, और एग्जैक्टली छपी भी है मेरे दिमाग में, और मुझे इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलता। और ये बंदा अब गाड़ी लेके अंदर निकल पड़ता है। अब देखिए, इसने अपनी सेल्फ विल पे डिसीजन लिया है सारा। आगे जा रहा है तो सामने से गाड़ियां आ रही है। अब गाड़ियां आ रही है तो ये हॉर्न बजा रहा है, धनाधन जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है। आप देखिए शराबी के नेचर कैसा होता है, वो हॉर्न ज्यादा बजाता है, गाड़ी कम चलाता है। ये आज ही मैंने एक सुना, एक मेंबर मेरे मित्र है, उनने बताया था कि शराबी हॉर्न ज्यादा बजाता है, गाड़ी कम चलाता है। अब ये वन वे निकल रहा है अपनी गाड़ी को लेके, और लोग सामने से गाड़ी आ रही है और लोगों को गालियां बक रहा है कि तुमको गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है। तो ऐसा आदमी जब अपनी गाड़ी खुद के हाथ में लेके चलाता है तो उसकी टेंडेंसी लोगों से टकराने की बढ़ जाती है दोस्तों। क्यों? उसके दो कारण है। एक तो लोगों को मालूम है ये रॉन्ग एंट्री मार चुका है, और दूसरा कि इसको अपनी गलती नहीं दिख रही, बाकी दूसरे की गलती दिख रही है। एक सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सीकिंग आदमी जो होता है वो टोटली दूसरों को ब्लेम करके चलता है, जीता है। टोटल ब्लेम और मैनिपुलेशन में जीने वाला आदमी होता है। तो वो हर गलती का ब्लेम दूसरे पे डालना चाहता है, और ये सोचता है कि ये लोग अगर ढंग से गाड़ी अपनी चला ले तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा। इज लाइक एन एक्टर हु वांट्स टू रन द होल शो। बोलते ना, वो डायरेक्टर बन चुका है, अपने हिसाब से उसको अपना शो चलाना है कि मैं जैसा चाह रहा हूं लोग अगर वैसा चलते रहें तो मैं आसानी से ये शॉर्टकट ले लूंगा और मेरे मुकाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। बट शो कभी ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी दूसरों को टेंडेंसी हर्ट करने की टेंडेंसी दुगनी हो जाती है, ऐसी ऐसी इसकी वजह से, सेल्फ विल की चलने की वजह से। और इवेंचुअली होता क्या है ऐसे आदमी के साथ, वो जाके टकरा जाता है, किसी ना किसी से जाके टकरा ही जाता है, और यही बोलता है कि यार जिंदगी मेरे साथ वो नहीं कर रही है जो मेरे साथ होना था। वो दिया ना, ही लाइक एन अल्कोहलिक हु हैज बीन लॉक्ड अप, या वो मिनिस्टर हु साइज ओवर द सिंस ऑफ द 20th सेंचुरी, वो सब बिल्कुल यही करता है। जिंदगी मेरे साथ सही नहीं चल रही है, लोगों ने मेरे साथ सही नहीं करा। ऑलवेज वांटिंग दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड माई नीड। आई वॉज लाइक दैट। मैं जब शराब पीता था ना तो मैं यही सोचता था कि लोग मेरी नीड को समझें। हालांकि मेरा प्रोग्राम जब मैंने हाथ में लिया था स्टेप 1 में, तो उसने बोला था कि माई कॉन्स्टेंट थॉट शुड बी इज फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ अदर्स। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि लोग मेरे बारे में, मैं मेरे थिंकिंग, मेरा डिसीजन, मेरा एक्शन, ये मैं ये इस पे था मैं दोस्तों। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि स्टेप 1 स्टेप 2 में जो बात निकल के आ रही है कि माई ड्रंकननेस वॉज नॉट माई प्रॉब्लम, दैट वॉज अ रॉन्ग डायग्नोसिस। माई विल, माई सेल्फ विल, दैट वॉज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ये एक्चुअल प्रॉब्लम आगे बता रहा है वो आपको, ये था मेरा प्रॉब्लम दोस्तों। तो ये सेल्फ विल होती क्या है दोस्तों? ये सेल्फ विल बेसिकली मेरी 3 प्रवृत्तियों से बनती है, और वो मेरी तीनों प्रवृत्ति जो है वो एक सोशल इंस्टिंक्ट है, मेरी सेक्स इंस्टिंक्ट है, और मेरी सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक घर के अंदर ये यूटिलिटी के लिए ईश्वर ने मुझे इसलिए दी है कि मैं इनको यूज करके अपने जीवन को एक अच्छे लेवल पे जी सकता हूँ, इनकी अगर मैं सही मात्रा में इनका यूज करूँ तो। लेकिन मैं हमेशा इसका एक्सेस यूज करता हूँ। जैसे घर के अंदर आपको यूटिलिटी की चीजें दी गई है, कि एक आपको चूल्हा दिया गया, गैस दिया गया है, आपको बिजली दी गई है, पानी दी गई है, यूटिलिटी के लिए।
अब आप सोच के देखिए, अगर आप गैस को फुल ऑन रखें, ये डिसीजन ले लें कि मैं मेरे हिसाब से गैस को फुल ऑन रखूंगा और इसको बुझाऊंगा नहीं, चाहे उसमें खाना बन रहा है नहीं, मतलब एक दिन ये सिलेंडर फटने ही वाला है और घर में आग लगने ही वाली है। या आप ये सोच लो कि मैं ये पानी जो मुझे यूटिलिटी के लिए दिया, ये नलों को मैं खुला रखूंगा, तो एक दिन आपके घर में बाढ़ आने ही वाली है। तो मैं अपनी इन इंस्टिंक्ट्स के बेस पे, जो मेरी कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल अपनी सीमाएं पार कर चुकी है, उस पर डिसीजन लेता हूँ दोस्तों। और ये इंस्टिंक्ट से बनी है मेरी सेल्फ विल दोस्तों। जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ये बात बोली, ये इस बात को मुझे बताया गया कि ये जब थर्ड स्टेप की जब बात उठ रही थी कि टर्निंग माई टू मेक अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू द गॉड, वो डर दोस्तों मैं डर गया था। और हालांकि ये डर स्वाभाविक है और ये हर किसी को आता है यार, कि अभी तक जो मैंने लाइफ लीड करी थी, वो इधर एक बैंक का लोन ले रहा हूँ, वो बैंक का लोन ले रहा हूँ, इसको चुप कराने के लिए वहां से लोन ले रहा हूँ, फिर कोई नोटिस आ रहा है तो किसी से उधार मांग रहा हूँ, या किसी को कोई झगड़ा करने आया तो उसके लिए फोन लगवा रहा हूँ। ऐसा जीने वाले आदमी को कोई ये बोल दे कि भैया आज से तू कुछ नहीं करेगा, आज से ईश्वर तू तेरी लाइफ का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है संजय, आज से ईश्वर तेरा मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको क्या लगेगा? मेरे को तो एक ही डर लगा यार, ये क्या मेरे को कहीं आश्रम वाश्रम पहुंचाने की बात तो नहीं हो रही है। मुझे एक ही फियर आया था स्टेप 3 में। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर को जाके यही बोला कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ मानसिक रूप से। उसने मैंने मुड़ के देखना संजय, तूने जैसा सोचा वैसा तूने अपना डिसीजन बनाया, और तूने बेस्ड ऑन योर डिसीजन अपने तरीके के एक्शन जीवन जीने के लिए लेता रहा, राइट। और जीते जीते तूने क्या करा अभी तक, कहाँ पहुंचा तू? तू जहाँ पहुंचा वहां तेरा ना जीवन तेरे साथ तेरे लिए जीने लायक बचा, और ना तेरे साथ जुड़े हुए लोग अब उस जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ऐसा आदमी जो ना खुद के लिए अब कुछ कर सकता है, वो दूसरों के भी जीवन में आड़े आ सकता है। कि बच्चे को अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल सकता, या शादी की उम्र की लड़की हो तो वो शादी टाल देती है कि पिता ठीक हो जाएगा उसके बाद शादी करूंगी, नहीं तो शादी कैसे करूं ऐसे पिता की जीते जी। या बूढ़े माँ बाप का इलाज आधे में रुक जाता है। माँ बाप, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं किसी भी किताब से नहीं बता रहा हूँ। वो ये बोलते हैं कि इतनी महंगी दवाइयां हमें नहीं खरीदनी, घर में और भी जरूरत है, क्योंकि आधा पैसा तो ये अपने एक्टर, ये हमारा जो डायरेक्टर बन के बैठा है, ये खर्च कर रहा है ना। तो ये हर इंसान के खुशी के आड़े आने लगता है, ऐसा इंसान। तो बोलते ऐसा जीवन तू जीना चाहता है क्या? उसने एक ही बात तेरे को बोली, अभी तक तो इधर तक पहुंचा है तू कि तेरे पे इतना उधार हो चुका है कि एक एक पैसा तेरे को देने में अभी रोना आ रहा है ना, घर में कमाई नहीं है ऊपर से। तू आगे क्या चाहता है ये बढ़ेगा, उसने मेरे को बोला संजय। अगर तू ऐसे ही जीवन जीता रहेगा तो ये मामला बढ़ता जाएगा। वो कहते हैं ना हमारी बीमारी बढ़ती हुई है। तो तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तू वापिस से वो जीवन में चला जा, पी पी के अपने आप को भुलाते रहे, ऑल इज वेल वाला जो अपन मुंह लेके चलते हैं ना हमेशा। वो एयरस्ट्रोस लोग को आप चेहरे पे देखो, उधर भले एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर कितनी भी कटर कटर आवाज आ रही होगी, लेकिन वो चेहरा उसका ऐसा बताएगा कि एवरीथिंग इज ओके। हम लोग भी वही एक्टर लोग हैं, ऑल इज वेल बताते हैं लोगों को। हालांकि एक एक चीज जा रही होती है, घर की एक एक चीज जा रही होती है। तो उसने बोला तू सोच के देख, ये तेरे को आने वाले 2 साल में कहाँ पहुंचा देगा। हालांकि मैं शराब से दूर था। एंड दोस्तों, दैट्स द टाइम, द सेकेंड पार्ट है ना, टर्निंग माई विल एंड लाइफ ओवर। विल एंड लाइफ की बात जो करते हैं वो क्या होती है? विल मतलब क्या? विल इज माई थॉट्स एंड लाइफ इज माई एक्शंस। अगर वो बोला मेरा स्पॉन्सर कि अगर तेरे विचारों में जो तू चला रहा है उसको छोड़ के अगर गॉड डायरेक्ट करने लगे,
ईश्वर अगर तेरे विचारों को चलाने लगे तो कुछ बेहतर डिसीजन तो तू ले सकेगा। और हो सकता है अगर तू बेहतर डिसीजन लेगा तो तेरे एक्शंस बेटर हो जाएंगे, कुछ क्वालिटी के हो जाएंगे दोस्त। एंड दोस्तों बिल्कुल समझ में आता है कि मेरे डिसीजंस और मेरी थॉट्स से मेरा विल बनता है और मेरे एक्शन से मेरी लाइफ बनती है। अगर मेरे एक्शन सही रहे तो कुछ मेरी लाइफ में बदलाव आने लगेगा, कुछ एक्शन मेरी लाइफ बेटर होने लगेगी दोस्तों। तो ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट था ना, ये जो गॉड डायरेक्शन कि गॉड अगर मेरी लाइफ को डायरेक्ट करेगा, ये पार्ट वहां पे उसने एंटर कर दिया मेरे दिमाग में। एंड देन अगर मैं, ये किताब भी हमको वही बोलती है कि दैट्स द टाइम वी 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 नीड टू अ पॉइंट वेयर वी मेक दिस डिसीजन कि भाई आज से ईश्वर मेरा डायरेक्टर रहेगा। ईश्वर ही इज गोइंग टू बी माई फादर, ही इज गोइंग टू बी माई प्रिंसिपल। बिकॉज एनी लाइफ विच इज ऑन सेल्फ विल इज हार्डली सक्सेस। हार्डली मतलब छोटी मोटी भी सक्सेस मिल जाए तो बहुत है दोस्तों। आप देखो ना, इधर उधर मुड़ के देखेंगे, आप सारी तरफ जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितने भी आज हमारे फेलोशिप में भी ये देखने को हमको मिलता है, ये समूह का समूह चलता है विदाउट वर्किंग द प्रोग्राम। हार्डली यू विल फाइंड पीपल इन टू रिकवरी, हार्डली। सब एक ही बात समझते हैं कि बस शराब से दूरी बनानी है और अपन सर्विस करते रहे, मीटिंग करते रहे। हार्डली एक ग्रुप का ग्रुप चलता है। एंड उसका नतीजा क्या, एंड ऑलवेज एवरी डे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ नया सुनने मिलता है, कुछ ना कुछ नया आता जाता है। ऑलवेज रेस्टलेस, ऑलवेज इन डिसकंटेंट, कुछ ना कुछ आपको कहानी सुनने मिलती ही रहती है। तो ये पार्ट जब मेरी समझ में आया तो वेन वी सिंसियरली, वो बोलता है टुक दिस पोजीशन, जब मैं ये पोजीशन पे आया कि व्हेन आई वाज सिंसियरली आई वाज विलिंग टू अलाउ गॉड टू कम इन माई लाइफ। दोस्तों एक ये सिर्फ विलिंगनेस की बात थी, एक छोटा सा दरवाजा खोलना था, बाकी का दरवाजा अपने आप ईश्वर खुलवा देता है, हेल्प कर, ईश्वर की मदद मिलनी शुरू हो जाती है और वो आसानी से खुल जाता। लेकिन ये पॉइंट जो था ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए, स्टेप 3 का। इस बात ने मेरा वो दिमाग खोला और मैं वो विलिंग कि हाँ यार, आज से ईश्वर अगर मेरे जीवन में है तो एक बेटर, एक मैं जो अभी तक करता आया हूँ उससे तो बेटर ही होगा। सो सिंसियरली एबल टू टेक दिस पोजीशन, कि हाँ ईश्वर मेरा वो मेरा पिता रहेगा, वो मेरा जो बिग बुक बोलती है जो हमारा डायरेक्टर रहेगा। नाउ गॉड इज गोइंग टू डायरेक्ट माई थिंकिंग लिस्ट। तो किताब ये कहती है कि व्हेन वी टुक सच पोजीशन तो न्यू थिंग्स हैपेंड इन माई लाइफ हियर, रिमार्केबल थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। अब मैं उसके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। उसका बताया हुआ रास्ता क्या है? उसका बताया हुआ रास्ता ये 12 कदम है, बाकी के कदम किसी एक जगह वो बोलता है ही इज माई फादर, ही इज माई प्रिंसिपल, ही इज माई डायरेक्टर, और दूसरी तरफ वो नेक्स्ट पेज पे बोलता है इज माई एम्प्लॉयर। तो अगर मेरा फादर ही मेरा एम्प्लॉयर है तो एक तरह का मैं एक फैमिली बिजनेस में, अगेन वो मेरा बिजनेस क्या है? इट इज बिजनेस ऑफ लव टुवर्ड्स अदर्स, इट इज बिजनेस ऑफ अमेंड्स, इट इज अ बिजनेस ऑफ फॉरगिवनेस। तो बोलता है जब मैंने ये पोजीशन लेनी शुरू करी, जब मैंने इस मानने को, ये डिसीजन लिया, तो रिमार्केबल चीज होने लगी। जो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया उसका, एक मैं नया प्रकार का पीस मेरे अंदर महसूस करने लगा दोस्तों। मेरे भीतर मैंने देखा कि जैसे जैसे ये पावर मेरी लाइफ में फ्लो होने लगा मेरे अंदर, जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे मैं इन कदमों पे, आगे के कदमों पे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं थर्ड स्टेप को फुलफिल करने लगा, आगे आगे के स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, वैसे वैसे मेरे अंदर एक नया पावर, मैं कंट्रीब्यूट कर पाया दोस्तों। मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था कि मैं कंट्रीब्यूट, तो क्या मैं लोगों के आड़े आ रहा था, जो मेरे घर में बूढ़े थे उनकी सिक्योरिटी के आड़े आ रहा था, उन किसी की फ्यूचर के आड़े आ रहा था, बच्चों की, वाइफ की तो पूरी बैंड ही बजा के रखी हुई थी, उसका तो पूरा जीवन
एक एक्टर के रूप में ही निकला, लोगों को यही बता रहा, वो एक ही बात बोलती थी, वो बहुत बढ़िया आदमी है, कभी कभार यार पीने के बाद ऐसा कर लेता है। यू सी देयर आर एल नॉन इन दिस ग्रुप, व्हाट, हु मेड देम अ लायर? आई मेड देम अ लायर। किसने उनको एक्टर बनाया? मैंने उनको एक्टर बनाया। गजब की हम जब 12 स्टेप करने जाते हैं गजब की एक्टिंग करते हैं एल नॉन मेंबर्स। भैया वैसे कुछ इतना नहीं है इनको, लेकिन जब पी लेते हैं ना उसके बाद ये मामला थोड़ा बढ़ जाता है। ऑलवेज ट्राइंग टू ढक्कन लगाने की कोशिश करना। भैया आई नो व्हाट इज दिस डिजीज, मैं अच्छे से अंदर से जानता हूँ, बट किसने इनको बनाया ऐसा? मैंने बनाया, मेरे एक्शन से बनाया। तो दोस्तों आज मैं ये जब ये पोजीशन ले लेता हूँ ना कि अब ईश्वर मेरी लाइफ को डायरेक्ट करेगा, तो आई कैन बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर। मेरा स्पॉन्सर मेरे को एक ही बात बोलता था, संजय तू तेरे बच्चों के लिए कुछ करेगा तो बहुत बड़ी बात होगी, कुछ कर ले इस जीवन में तो, लेकिन कम से कम एक काम कर यार, तू उनके आड़े मत आ, वो जो कर सकते हैं उनको वो करने दे। See, step 3 is not about doing anything, it is more of withdrawing yourself from doing what you have been doing. आप जो अभी तक करते आए हो उससे आपको पीछे टर्न लेना है और दूसरी दिशा में जाना है, ये दैट इज स्टेप 3। अब दोस्तों ये स्टेप जब मैं इधर तक पहुंच जाता हूँ, मैं ये पॉइंट तक आता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन में चलता है मामला कि मैं यहाँ तक आता गया सेल्फ विल पे और यहाँ आके मैंने अपने आप को बदल कर लिया। स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता इतनी आसानी से, ये सेल्फ विल पे काम नहीं होता, क्योंकि मैंने सालों इस सेल्फ विल पे अपने आप को बीमार बनाया है। तो इसका रिकंस्ट्रक्शन, ये जो जो नई दिशा में चलने का काम, अब समय लगेगा उसके लिए। मुझे फिर से वन डे एट ए टाइम डेली सरेंडर करना पड़ेगा ईश्वर को, और इन स्टेप्स पे चलते रहना पड़ेगा जो आगे के स्टेप्स हैं। तब जाके मेरा ये सेल्फ विल पे काम हो, देन आई बिकम दिस। वो बोलते ना ऐसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम देखेंगे न, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस स्टेप्स पे आगे 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 जाते जाएंगे, आपकी जैसे जैसे स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होने लगती है, आपके अंदर एक न्यू फाउंड पीस बढ़ता जाता है, एक न्यू पावर आप फ्लो होता हुआ देखते हैं। आपको आज कल और परसों का डर धीरे धीरे खत्म, शुरुआत में मेरे को कुछ डर खत्म हुए, फिर धीरे जैसे जैसे ये मेरे स्टेप्स की प्रोमिसेस आगे की पूरी होने लगी, धीरे 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 एक साथ सारे प्रोमिसेस कभी नहीं पूरे हुए मेरे, लेकिन 5 6 7 साल के अंदर तकरीबन मेरे सारे कर्जे उतर गए। एक नया वो पीस का लेवल एक अलग था, और ये निरंतर बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जैसे जैसे मैं इन स्टेप्स पे चलता गया ये दोस्तों बढ़ता गया। तो जब मेरे कहने का मतलब ये कि आप एक दिन में शराबी नहीं बने तो एक दिन में रिकवरी भी पूरी नहीं देखने वाले। रिकवरी भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस रहने वाला है। अब मेरे भीतर वो बीमारी तो है, लेकिन अब वो अरेस्ट हो गई और मैं अब रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ। 90%, जो कल 10% की बात हो रही थी, 90% हमारे यहाँ पे लोग एब्सटिनेंस प्रैक्टिस करते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। 10% सिर्फ रिकवर्ड है। क्यों बोलते हैं उनको रिकवर्ड? क्योंकि वो सिर्फ शराब से ही दूर नहीं है, दे हैव रीडिस्कवर्ड लाइफ, दे हैव बीन रीबॉर्न। ये वर्ड यूज करे गए। आपका बिग बुक अगर आप पढ़ेंगे, दैट मीन्स यू हैव रीडिस्कवर्ड लाइफ। अब आप अपने एक नया जीवन देखना शुरू कर दिया है। But you will find 30 years, 45 years, and all they have to contribute is मैं शराब से दूरी कैसे बनाना है। All they can contribute is this. इससे ज्यादा नहीं बोल पाते दोस्तों। मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ खड़ा था, मैं वो मेंबर का नाम नहीं लूंगा, उन एनोनिमिटी मेंटेन करूंगा, और ये मैं जब ग्रुप में स्टडी करता हूँ तब ये एग्जांपल जरूर देता हूँ। वो मेंबर, हम लोग जब मीटिंग करके बाहर निकले तो मेरा स्पॉन्सर उस दिन डॉक्टर्स ओपिनियन पे बोल रहा था, और वो मेंबर मेरे स्पॉन्सर से तकरीबन 10 या 15 साल ज्यादा सोबर था। वो मेंबर आया मेरे स्पॉन्सर के पास और बात करने लगा, और उसके आंख में पानी झलक रहा था। आई वाज डूइंग दिस मीटिंग ऑफ आई थिंक चर्नी रोड या बेलाट, उसकी मुझे लगता है चर्नी रोड के पास की एक मीटिंग होती थी वहां पे। वो एक ओल्ड टाइमर था, उसके आंख में लिटरली मैं देख रहा था गीलापन था, मतलब एक आंसू जैसे झलक रहा था। बोले कितना अच्छी शेयरिंग तूने यार डॉक्टर्स हो गई, कौन से पेज पे यार अनूप, ऐसे करके उसने मेरे स्पॉन्सर का नाम लिया। मैं शॉक्ड हो गया दोस्तों, आई वॉज शॉक्ड।
ही हैड स्पेंड सो मेनी इयर्स एंड वाज नॉट नोइंग कि डॉक्टर्स ओपिनियन बिग बुक के कौन से पेज पे है। उसकी कौन से पेज पे है यार ये, ऐसा करके उसने पूछा। तो ये जो पार्ट है ना कि इतना पेन के साथ जीना, सिर्फ शराब से दूरी बना के बस। दोस्तों, here the promise is that you will not only be reborn, you will rediscover life। एक नया जीवन आपके सामने आता है। उसने एक प्रार्थना दी है उसके बाद खूबसूरत सी आपकी, क्या ऑफर माई सेल्फ टू दी। अब दोस्तों क्या होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरे सामने दो चीजें आती हैं। या तो मैं मेरा जीवन मेरे सोच से, मेरे डिसीजन से और मेरे हिसाब से चला लूं, मेरे एक्शन से, या मैं वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग करूं जो ईश्वर चाहता है। दिस इज द टू एवरी डे आई गेट। मैंने कहा ना, क्योंकि एक दिन में मैं शराबी नहीं हुआ तो मैं एक दिन पूरी रिकवरी देखने नहीं वाला हूँ। पूरा जीवन की जो खूबसूरती है मुझे एक एक दिन में सब नहीं मिलने वाला, मुझे रोज मिलेगा, ये रोज मिलेगा। तो रोज मेरे सामने ये डिसीजन आता है दोस्तों। तो सबसे पहली चीजें मैं उठ के यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, आई ऑफर माई सेल्फ दी टू बिल्ड विथ मी एंड डू विथ मी एज गो विल। व्हाट इज बिल्डिंग? बिल्डर्स नए नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। अब मैं नहीं बनाऊंगा, ईश्वर बनाएगा मेरे लिए नए नए। उसकी गोल्स बनेंगे, उसके गोल्स पे मैं चलूंगा, उसके प्लान के अंतर्गत बनेंगे। फिर वो बोलता है रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। मेरे अंदर जो ये ईर्ष्या, ये जो मेरे अंदर ये जो डर चल रहे हैं, ये जो मेरे अंदर जो रिसेंटमेंट्स चल रहे हैं, वो उससे मुझे तो रिलीफ दे। क्यों? क्योंकि मुझे रिलीफ मिलना चाहिए, इससे नहीं, सो दैट मैं तेरी विल बेटर कर सकूं, तेरी इच्छा कर सकूं, मेरी कठिनाइयां हर ले, सो दैट इट मे बेयर विटनेस टू दोज टू आई हेल्प यू विद दाई पावर, दाई लव एंड दाई वे ऑफ लाइफ। मतलब मैं उन लोगों के लिए, मैं मेरी कठिनाइयां तो इसलिए ना हर ले कि मेरी कठिनाइयां दूर हो जाए, इसलिए कि मैं दूसरों को विटनेस बना पाऊं। मतलब मैं जिनके साथ काम करूं वो आगे लोगों के लिए विटनेस बने। तो दोस्तों अपना वो है ना, वो ट्रेडिशन टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर्स अचीव सोब्राइटी एंड हाउ वुड दैट बाय वर्किंग द 12 स्टेप। तो वो दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा आगे कि ईश्वर काम करता है, ये प्रोग्राम काम करता है, ये डिसीजन काम करता है जो मैं लेने जा रहा हूँ 12 स्टेप में, ये आने वाले स्टेप्स काम करते हैं। वो उनके लिए उदाहरण बने जो आने वाले हैं। मे आई डू दाई विल ऑलवेज। मैं हमेशा तेरी इच्छा ही करूं, ये है वो सरेंडर का स्टेप। यहाँ जाके मैं वो डिसीजन और वो प्रार्थना से अपनी शुरुआत करता हूँ दोस्तों। दैट्स हाउ आई स्टार्ट। अब कहने की बात आती है कि ऑल और नथिंग वाली बात आ जाती है। बात ये होती है ना कि अब यहाँ जाके ना आधे मेजर्स नहीं चलेंगे, ये बीच के रास्ते नहीं चलेंगे। उसने ये हाउ इट वर्क जब शुरू किया था, उसकी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, रिगरस ऑनेस्टी एंड विलिंग टू गो टू एनी लेंथ। ये दो कंडीशन ये चलती है दोस्तों। अगर मैं इसके लिए तैयार हूँ, इफ आई एम विलिंग टू गो टू एनी लेंथ एंड आई एम ऑनेस्ट अबाउट माई अफेयर्स, देन आई एम रेडी टू टेक द फर्दर स्टेप्स। मैं आगे के स्टेप्स लेने को फिर तैयार हो जाता हूँ। वरना आई सेड आई वी हैव ओनली टू ऑप्शंस। एक, या तो फिर मैं अल्कोहल की तरफ चला जाऊं, या फिर मैं ये स्पिरिचुअल किड्स को आगे के स्टेप्स को उठाना शुरू कर दूं दोस्तों। और इसको निरंतर करते मुझे रहना पड़ता है दोस्तों। वन डे एट अ टाइम के हिसाब से मुझे ये रोज करना पड़ता है अपने जीवन में। एंड दैट आई डू बाय वर्किंग द 10, 11 एंड 12। पता नहीं जा रहा क्योंकि बहुत एक्सीलेंट स्पीकर्स आने वाले हैं, वो इस पे बोलने भी वाले हैं और बहुत खूबसूरती से इस पे बोलने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि गॉड डज नॉट वांट, अगर मेरी मेरी कोई बीमारी है मेरे में, तो मैं उसको डॉक्टर को जाके ये नहीं बोलता हूँ कि तू ऊपर का बुखार का बस मेरा इलाज कर दे, बाकी का मैं करूंगा अंदर का पार्ट, मेरे इन्फेक्शन का मेरा। डॉक्टर बोलता है भाई पूरा इलाज करूंगा या नहीं करूंगा। डॉक्टर बोलता है मैं तेरे
इन्फेक्शन को ठीक करूंगा तो तेरा बुखार भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो ईश्वर बोलता है कि तू या तो पूरा अपना थॉट और अपना डिसीजन और अपना एक्शन पूरा मुझे दे दे, या कुछ मत दे। या तो तू पूरा देने को तैयार हो जाए या कुछ मत दे, ऐसी बात है। तो कुछ हो सकता है दोस्तों, ये बीच के रास्ते नहीं निकलेंगे किसी, बिकॉज इन नेचर ना, अगर आप नेचर को भी देखोगे ना, तो नथिंग इज हाफ मेजर। या तो इधर यू आर प्रेग्नेंट और यू आर नॉट प्रेग्नेंट, यू आर नथिंग लाइक अ हाफ प्रेग्नेंट। इस दुनिया में नहीं है कुछ ऐसी चीज। तो उसका सोल्यूशन भी ऐसा ही है कि यू हैव टू गिव योर सेल्फ कंप्लीटली, देन थिंग्स कैन बी डन दोस्तों। तो इस स्टेप्स ने मेरे जीवन में कैसे काम किया, मैं थोड़ा सा उस पर बोलना चाहूंगा कि मैं उसमें का आदमी था कि मैं बिल्कुल विलिंग नहीं था कि मैं किसी भी बैंक को उसका पैसा लौटा दूं, और मैं ईमानदारी के रास्ते पे चलना नहीं चाहता था। ये मैंने कहा ना कि ये सेल्फ विल से गॉड विल का रास्ता जो चल रहा है, सेल्फ विल से गॉड विल की तरह, ये फियर से जो फेथ की जर्नी है ना, वो एक दिन में नहीं होने, ये एक ऐसे एक स्ट्रीम लाइन नहीं है, इसको रोज डेली जीना पड़ता। तो मैं रोज अपनी विल अपनी हाथ में लेता था, और रोज अपने स्पॉन्सर से मेरी बात होती थी, और रोज मेरा स्पॉन्सर भी मुझे दिशा दिखाता था दोस्तों कि सही दिशा क्या है। तो ये बैंकों को मैं लोन नहीं देना चाहता था। मैं ये जो सारा मेरे नोटिस आते थे ना, वो बिग बुक में रख देता था, और मैं प्रार्थना करके सो जाता था कि सब ठीक हो जाएगा। उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला संजय, ऐसा कुछ भी इसमें से नहीं होने वाला। जो तू सोच रहा है ना कि तेरी प्रार्थना से सब ठीक हो जाएगा, तो ये इतना पहाड़ जैसा लोन ये लोन को उतारने के लिए तेरे को सारे प्रयास स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर तूने थर्ड स्टेप का डिसीजन लिया है कि तूने ईश्वर के हाथ में सरेंडर कर दिया है सब कुछ, तो ईश्वर है ना तेरे साथ, करेगा तेरी मदद। बट तेरे को सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तेरे को बैंक के पास जाना पड़ेगा, तेरे को बैंक को अपना प्रपोजल देना पड़ेगा, तेरे को अपनी कमाई बनानी शुरू करनी पड़ेगी अपने प्रपोजल का, फिर तेरे को कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। वो अगर कोई ईएमआई बांधेगा तो तेरे को कमाना भी पड़ेगा घर के लिए, और उनका पैसा भी लौटाना पड़ेगा। ये दोस्तों मुझे करना पड़ा, और मुझे तकरीबन 14 साल लग गए मेरे सारे बैंकों को पैसा लौटाते लौटाते। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि मैंने ईश्वर के हाथ में सब कुछ दे दिया तो ईश्वर ने मेरी कोई लॉटरी लगा दी और मेरे पास लाखों और करोड़ों आ गए और मैंने जाके सारे बैंकों को वापस कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। मुझे इस प्रोग्राम को एक एक दिन जीना पड़ा दोस्तों। ये जो लव, ये जो टॉलरेंस, ये जो फॉरगिवनेस की बात करी गई थी फोर्थ फिफ्थ में, वो एक दिन में नहीं आई। एकदम फॉरगिवनेस नहीं मुझे मिली, मेरे अंदर मिली। जितनी बार जितना सच मुझे थोड़ा थोड़ा करके जब सच दिखने लगा ना, तो मेरी फॉरगिवनेस बढ़ने लगी दोस्तों। जब मुझे मेरी सच्चाई दिखने लगी तो मेरे दूसरों के प्रति मेरा रिस्पेक्ट बढ़ने लगा। लेकिन वो धीरे धीरे दिखा। 7-8 साल तक तो मैं लोगों को ब्लेम ही करता रहा कि इसकी गलती की वजह से आज ये मेरा हाल है, इसकी वजह से, ये मेरे पिता की वजह से। नहीं ठीक है, माना मेरा अल्कोहलिज्म है, लेकिन इनकी भी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन रोज फिर मुझे ईश्वर को सौंपना पड़ता था कि तेरी इच्छा चले, मेरी नहीं चले। और दोस्तों मुझे थोड़ा सा सच दिखता था, और थोड़ा सा मैं उनको माफ कर पाता था, और थोड़ा सा मैं अपने आप को स्वीकार कर पाता था। ये थोड़ा थोड़ा का जो सिलसिला है ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, ये बहुत बेहतरीन सिलसिला है। अगर ये थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है ना, तो ये और बहुत धनी इंसान हो आप, बहुत लकी हो, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा अचानक एक नया ऐसा जीवन आपके सामने ला के रख देता है कि आपकी कल्पना से परे एक जिंदगी मिलने लगती है। आपने सोचा नहीं होता ऐसी जीवन आ जाता है दोस्तों। आज मैं आपको बता सकता हूँ, ये थर्ड स्टेप की बात जो करेगा ना, इस डिसीजन की, एक तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लिया गया कोई भी डिसीजन कभी बेकार जाता ही नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, उसको कभी आपके खिलाफ जाएगा ही नहीं। आपके आपके स्पॉन्सर और मेंबर्स के बीच में लिया गया कोई भी डिसीजन आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। उस डिसीजन का नतीजा ये है कि मेरी तीनों बच्चियों ने अपनी इंजीनियरिंग अपने मनपसंद कॉलेज से अपने तरीके से पढ़ ली, कंप्लीट कर ली, एंड दे आर इन वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स दे कैन गेट। अभी मेरी बिटिया की, बड़ी वाली बिटिया की शादी भी है।
उसके मनपसंद लड़के से उसकी शादी, वरना मैं उसमें का आदमी हूँ कि मैं ये डिसाइड करता था एक जमाने में कि तुम क्या खाओगे मेरे साथ अगर घूमने जा रहे हो तो। अगर मुझे वड़ा पाव पसंद है तो तू भी वड़ा पाव ही खाएगी। लेकिन दोस्तों जो ये थर्ड स्टेप ने सिखाया है कि उसको जो पिज्जा पसंद है तो उसको पिज्जा खाने दे, थोड़ा सेक्रीफाइस कर ले भाई, थोड़ा कर ले, थोड़ा सेक्रीफाइस कर ले, देख खूबसूरत हो जाएगा जीवन। ये थर्ड स्टेप ने मुझे सिखाया। थोड़ा एक आध पीस तू खा ले पिज्जा का उसके साथ। दोस्तों एक छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन यही मेरे जीवन की शैली थी ना, ऐसे ही तो मैं जी रहा था ना। यही मुझे 8 बजे बाथरूम से तैयार चाहिए, मुझे 9 बजे की ट्रेन पकड़नी है, ये था ना मैं। क्या फर्क पड़ता है रे, तू अगर नहीं नहाया तो कपड़े पहन के निकल जा, शाम को आके ना लेना। उसको बाथरूम की जरूरत है ना ज्यादा। वो दूसरा वाला फैक्टर नहीं था ना पहले जीवन में, मेरा ही फैक्टर था। आई यू मतलब तुम मेरे को खुश करो तो तुम, और ईश्वर अगर मेरे को मदद कर सकता है, मेरी तकलीफों से निकाल सकता है तो ठीक, नहीं तो ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। पहले तो ये था ना। आज ये है कि पहले ईश्वर, फिर तू, और फिर मैं। सो दिस वॉज अ न्यू इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन अगर आपके जीवन में हो गया बाय वर्किंग दिस स्टेप्स, यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि इससे खूबसूरत जीवन मिलेगा नहीं। आज मैं उतना कूल इंसान नहीं हूँ जो मैं ये में आया था तब था, तो मेरे बड़े बने बाल थे, अब तो मेरे बीच में बाल भी नहीं है। आज मेरे चेहरे पे हल्की हल्की झुर्रियां भी है। लेकिन यार एक बात मैं आपको बता दूं, कम हो या ज्यादा है, खुश रहता हूँ यार, मस्ती में रहता हूँ मैं, और दिल से बात करता हूँ और दिल से सुनता हूँ लोगों को। खूबसूरत जीवन है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऊपर नीचे का खेल नहीं करना पड़ता मुझे जीवन जीने के लिए, कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल जिंदगी में सिंप्लिसिटी इतनी खूबसूरत है कि उसको मैं बिल्कुल हिलाना भी नहीं चाहता। चीजें अपने आप हो जाती है दोस्तों। चीजें अगर मैं इस डिसीजन को लेने को तैयार हो जाऊं कि आज के बाद मैं मेरा दिमाग नहीं चलाऊंगा, अब ईश्वर करेगा जो करेगा, ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होने लगती हैं दोस्तों। आई हैव वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ऐसे खुददार लोग और ऐसे मेहनती लोग हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग आप जनरली देखते हैं लोगों को, सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो होता ना, आई हैव अराइव्ड, वो मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ, मैं यार स्टाइल से एंट्री मारता है ना, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसकी बात कर रहा हूँ जो मेहनत करता है यार, रोज मेहनत कर रहा है, जो 200 किलोमीटर चलता है यार ट्रेन से और जाता है अपने घर के लिए करता है, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर थर्ड स्टेप मैंने लिया है तो उसको मेरे घर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मेरे कार्यों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेहनती लोग जिनको बुखार है लेकिन काम पे बैठे हुए हैं यार, जिनको वायरल फीवर हुआ तो उनको ये डर नहीं है कि हम मर जाएंगे। कहा ना, आज का, कल का और परसों का फियर चला गया उनके लाइफ से, क्योंकि मैंने सरेंडर कर रखा है यार। ईश्वर है ना, देखेगा, करेगा। जो दूसरे को मैसेज देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, दे आर रेडी टू गो टू द मोस्ट सॉलिड स्पॉट ऑन दी अर्थ। दोस्तों ऐसे खूबसूरत दोस्त हैं, और जिसके पास इतनी बड़ी बैक है, मुझे लगता है उससे तो ईश्वर भी, उसके ऊपर तो ईश्वर भी अपनी ब्लेसिंग दे देता है कि यार तू, क्या बोलूं, मतलब शब्दों की कमी रह जाती है जब ये प्रोग्राम आपके जीवन में काम करता है ना, जब ये डिसीजन आपके लाइफ में फुलफिलमेंट की तरफ जाने लगता है ना, तो एक खूबसूरत जीवन आपके सामने आने लगता है। सो दिस इज द बेसिक बेसिक मेरा जो एक निचोड़ है थर्ड स्टेप का दोस्तों, जो मेरी समझ में आता है, जितना मेरी समझ में आता है ये कि मुझे क्या करना है, हाउ एंड वाई ऑफ इट वाले, और क्या नहीं करना। कहने के लिए सिंपल स्टेप है दोस्तों, बट इस स्टेप पे चलने के लिए मुझे इस पूरी फेलोशिप की जरूरत पड़ी, मेरी फैमिली सपोर्ट की जरूरत पड़ी, मेरे स्पॉन्सर, मेन माई ऑल ग्रेटिट्यूड गोज टू माई स्पॉन्सर, द मोस्ट लवली पर्सन ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। बहुत कम बातचीत आजकल मेरी उनसे होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान है। क्योंकि अब तो ये रिलेशन उस स्टेज पे है कि मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करना चाहता उनसे, इसलिए बहुत ही कम बात करता हूँ कि वो जो खूबसूरत मेरी मेमोरीज है ना उनके साथ, वो बनी रहे, इंटैक्ट रहे यार। इतना खूबसूरत इंसान यार, दिल का, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। उसने चलना सिखाया यार दोस्त मेरे को।
He taught me to become a student of this big book. He taught me how to become a worker in Alcoholics Anonymous system. So with that note, यार मैं अपनी शेयरिंग को यहीं खत्म करना चाहूंगा. थैंक यू सो मच सुधीर जी. थैंक यू सेरेनिटी ग्रुप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी. ये मोटा मोटा मेरा एक जो समझ है थर्ड स्टेप की वो मैंने आपके सामने रख दी. थैंक यू सो मच.